गुड मॉर्निंग टू ऑल। मिलान करें, पैटर्न एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एएनएम जीएनएम एंड बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए हर दिन वीडियो आ रहे हैं, उसको फॉलो अप करें, कोई भी मिस न करें। देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन है जिसके अंदर लिखा हुआ है उप स्वास्थ्य केंद्र। उप स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र के अंदर देखिएगा, इसके अंदर क्या है। इसके अंदर जो पॉपुलेशन की बात की गई है, तो इस उप स्वास्थ्य केंद्र है उसमें पॉपुलेशन की संख्या कितनी होती है? 3000 से 5000 सब सेंटर है, इसके अंदर 3000 से 5000 की पॉपुलेशन रहेगी। थोड़ा सा मैं आपको सब सेंटर, पीएससी और सीएससी इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो प्लेन एरिया होता है वहाँ पे पॉपुलेशन कितना होगा, दूसरा हिली एरिया है वहाँ पे कितना होगा। मैं तो देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं हिली एरिया के अंदर सब सेंटर पे। तो हिली एरिया है जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे सब सेंटर पे 3000 की पॉपुलेशन होगी, और जहाँ पे प्लेन एरिया है वहाँ पे 5000 की पॉपुलेशन पे एक सब सेंटर खोला जाता है। दूसरी बात करें पीएससी की बात करें, तो इसके अंदर जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है 20000 की पॉपुलेशन, और जहाँ पे प्लेन एरिया है, मैदानी भाग है, वहाँ पे 30000 की पॉपुलेशन पे एक सब सेंटर एक पीएससी खोली जाती है। सीएससी की बात करें तो ऐसी जगह जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है उसमें 80000 की पॉपुलेशन होने पर, तथा जो प्लेन एरिया है, मैदानी भाग है, वहाँ पे 1,20,000 पॉपुलेशन पर 1,10,000 ठीक है, पॉपुलेशन पे खोली जाती है। अब ये 60 आपको याद रखना है, इसको इमेज में ध्यान रखना है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। इसके बाद में इसका पॉपुलेशन, इसमें जो स्टाफ पैटर्न है उसके बारे में बात करें। सब सेंटर है उसमें 3 स्टाफ होती है। दूसरा होता है पीएससी पे होते हैं 15 से 17 स्टाफ होते हैं, और इसमें जो सीएससी है वहाँ पे स्टाफ पैटर्न कितना होता है? 25 से लेकर के 27, ठीक है। तो ये स्टाफ पैटर्न रहता है। तो मैंने आपको अभी क्या बताया कि सब सेंटर पे, पीएससी पे, सीएससी पे जो मैंने एच लिखा है, मतलब हिली एरिया, पहाड़ी क्षेत्र के अंदर पॉपुलेशन कितना रहेगा और प्लेन एरिया के अंदर कितना रहेगा। उसके बाद में यदि रेंज की बात करें तो सब सेंटर पे 3000 से 5000 की पॉपुलेशन, मैं रेंज की बात कर रहा हूँ। पीएससी पे 20000 से 30000 की पॉपुलेशन, सीएससी पे 80000 से 1,20,000 की पॉपुलेशन पे ये पीएससी सीएससी सब सेंटर ये खोले जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात है सीएचसी है, उसको फर्स्ट रेफरल यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट रेफरल यूनिट कौन सी है? सीएससी है। सीएससी की बात करें तो 100 गाँवों पे 100 गांव होते हैं, वहाँ पे ये खोला जाता है। तो इतनी बातें आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट देखिएगा, तो फर्स्ट का क्या था? उप स्वास्थ्य केंद्र जिसकी पॉपुलेशन कितनी है? 3000 से 5000 स्वास्थ्य जो केंद्र है। दूसरे का तो इसके अंदर जो प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र होता है, ठीक है ना, प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र होता है, पीएससी होती है, उसमें पॉपुलेशन कितनी होगी? 20000 से 30,000। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसके अंदर विशेष डॉक्टर बैठते हैं। कौन बैठते हैं? स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठते हैं, विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान की जाती है, वहाँ पे स्पेशल डॉक्टर बैठते हैं हर बीमारी के, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं जो स्टैंड ऑर्डर होता है, स्थायी जो आदेश होता है, डॉक्टर की अनुपस्थिति में एक नर्स को आदेश दिया जाता है कि यदि डॉक्टर नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। तो स्थायी आदेश क्या है? डॉक्टर की अनुपस्थिति में उसका ट्रीटमेंट करना। नेक्स्ट है
क्रियान्वयन में का आंकलन करना, ये क्या है, एक मूल्यांकन करना है, ठीक है ना, मूल्यांकन करना। दूसरा है लेथाइरिज्म। लेथाइरिज्म के द्वारा क्या होता है, पैरों का लकवा होता है, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा कि लंबे टाइम से कोई भी एक ही फूड है ना, जैसे मटर के दाने हैं, इस प्रकार के फूड खाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि एक लेथाइरिज्म डिजीज हो जाती है, और जिसमें पैरों का क्या हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है। थोड़ा सा बात करते हैं लेथेराइज्म के बारे में। देखिएगा क्या लिखा हुआ है, लेथेरिज्म इज ए कंडीशन काज्ड बाय ईटिंग सर्टेन लेगुम्स ऑफ द लेगुम लेथिरस। देर आर द 3 टाइप्स ऑफ लेथेरिज्म। न्यूरो लेथेरिज्म, जिसमें तंत्रिका तंत्र से संबंधित डिजीज होगी। ऑस्टियोलेथेरिज्म, जिसके अंदर बोन से संबंधित डिजीज हो सकती है। और तीसरा है एंजियोलेथेरिज्म, मतलब ब्लड वेसल से रिलेटेड डिजीज हो सकती है। ऑल ऑफ एबो आर द परमानेंट बट डिफरेंट सिम्टम एंड अफेक्टेड टिश्यू, ठीक है ना। तो यदि ब्लड वेसल्स के अंदर दिक्कत है, यदि बोन के अंदर दिक्कत है, या नर्व के अंदर दिक्कत है, तो इनके अलग अलग सिम्टम देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। सिम्टम के अंदर क्या देखने को मिलेंगे, देखिएगा, वीकनेस रहेगी, फटीग रहेगा, पैरालिसिस ऑफ द लेग रहेगा, एट्रोफी ऑफ लेग रहेगा, मसल्स एंड स्केलेटल डिफॉर्मिटीज देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ लेथेरिज्म डिजीज की वजह से होता है, और इसके अंदर इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर। तो लेथेरिज्म है, इसके अंदर क्या होगा, पैरों का लकवा हो सकता है। सेलुलोज है, वो क्या है, पादप कोशिका रेसेज है। सेलुलोज कहाँ से है, पादप कोशिका रेसेज से सेलुलोज का फॉर्मेशन होता है। रात्रि अंता रेटिनॉल, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। निर्जलीकरण, जिसके अंदर ओआरएस और जिंक का घोल दिया जाता है। और डीपीटी है, वो क्या है, एक कंबाइंड वैक्सीन है, संयुक्त टीका है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। एक बार मैं आपको समराइज कर देता हूँ कि फर्स्ट के अंदर आपको लिखना है सी, फर्स्ट के अंदर सी, सेकंड के अंदर लिखना है ए, थर्ड के अंदर आपको लिखना है डी, डी फॉर डॉग, फोर के अंदर आपको लिखना है बी, 5 के अंदर लिखना है एफ, 6 के अंदर लिखना है जे, 7 के अंदर लिखना है ई, 8 के अंदर लिखना है जी, 9 के अंदर लिखना है एच, और 10 के अंदर लिखना है आई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, एक बार देख लेना, मैंने जो बताया है उस हिसाब से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मिलान करने वाला है, जिसके अंदर टाइफाइड है। अब देखिएगा, टाइफाइड फर्स्ट है, टाइफाइड। तो टाइफाइड के अंदर कौन सा टेस्ट करते हैं, मैंने आपको कई बार बताया है कि इसके अंदर विडाल टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया के अंदर कौन सा टेस्ट किया जाता है, वो किया जाता है सिक टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों ही टेस्ट इंपॉर्टेंट है, यदि एग्जाम के अंदर आएगा तो इन दोनों में से ही आएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि डिप्थीरिया के अंदर कौन सा टेस्ट करते हैं, टाइफाइड के अंदर कौन सा टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है हेजा। हेजा तीसरे का क्या है, एच। एच में क्या लिखा हुआ है, चावल के पानी के समान दस्त। देखिएगा, जो कोलेरा है, कोलेरा के अंदर जो डायरिया होता है वो राइस वाटर टाइप होता है। कोलेरा के अंदर क्या होगा, RC, है ना, ऐसे याद रखना। R का मतलब राइस वाटर और C का मतलब कोलेरा, ठीक है ना। कोलेरा के अंदर जो डायरिया होता है, दस्तें लगती है, वो चावल के पानी के समान दस्त लगेगी, जैसे वाइट वाइट पानी ऐसा निकलेगा दस्त के रूप में, तो चावल के पानी के समान दस्त लगेगा। और दूसरा है टाइफाइड के अंदर पी सूप डायरिया रहेगा, है ना। टाइफाइड के अंदर क्या रहेगा, TP, टाइफाइड के अंदर रहेगा पी सूप डायरिया, मटर के दाने के पी सूप मतलब मटर का, मटर होता है ना, पी सूप, तो हरा हरा दस्ते लगेगी। तो ये दोनों ही ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको दोनों टेस्ट याद रखने हैं।
टाइफाइड और डिप्थीरिया का। उसी के साथ साथ में इनकी जो दस्त होती है, डायरिया होता है कि कोलेरा के अंदर किस प्रकार की दस्ते लगी, राइस वाटर जैसा, ठीक है। और टाइफाइड के अंदर किस प्रकार का लगेगा, पी सूप डायरिया रहेगा। तो ये दोनों ही बातें आपको याद रखना है इसका टेस्ट के बारे में, इनके किस प्रकार की जो डायरिया होता है इस प्रकार की बीमारी के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टीबी। टीबी एक रेस्पिरेटरी डिजीज है। टीबी क्या है, एक रेस्पिरेटरी डिजीज है। और ये टीबी है वो एक बैक्टीरियल डिजीज है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस के द्वारा होती है, ठीक है। इसके अंदर डॉट्स थेरेपी देते हैं, इसके अंदर बीसीजी वैक्सीन देते हैं। और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 1 से 2 वीक होता है, ठीक है, 1 से 2 वीक्स होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है टसे टसे मक्की है। टसे टसे मक्की है वो है आपका स्लीपिंग सिकनेस कोज करता है। इसके जो सिम्टम रहते हैं, टसे टसे जो मक्की है उसकी वजह से क्या रहता है, स्लीपिंग सिकनेस रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम के अंदर कई बार आया हुआ है। नेक्स्ट है रोग कारक। वो कारक जो बीमारी फैलाते हैं, किस में बीमारी फैलाते हैं, न्यून प्रतिरोधक क्षमता, जिसमें इम्यूनिटी पावर लो होता है उसमें रोग कारक एंट्री करता है। नेक्स्ट बात करते हैं मलेरिया एक पैरासाइट प्रोटोजोआ है। मलेरिया क्या है, एक पैरासाइट प्रोटोजोआ है। कहाँ लिखा हुआ है, प्रोटोजोआ है ना, पैरासाइट प्रोटोजोआ है। नेक्स्ट है क्वारंटाइन। क्वारंटाइन के अंदर क्या किया जाता है, पेशेंट को आइसोलेशन किया जाता है, पृथकीकरण किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं एलर्जी की वजह से, एलर्जी होती है हाइपर सेंसिटिव होती है। एलर्जी क्या है, एक अति संवेदनशीलता होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हर्पीज एक यौन जनित रोग है। हर्पीज क्या है, एक यौन जनित रोग है। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। करते हैं अपन समराइज। देखिएगा पहले के अंदर क्या लिखना है, पहले के अंदर आपको लिखना है डी, दूसरे के अंदर आपको लिखना है ए, तीसरे के अंदर आपको लिखना है एच, चौथे के अंदर आपको लिखना है एफ, पांचवें के अंदर आपको लिखना है बी, 6 के अंदर आपको लिखना है सी, 7 के अंदर आपको लिखना है ई, 8 के अंदर आपको लिखना है आई, 9 के अंदर आपको लिखना है 9 के अंदर आपको लिखना है जे, और 10 के अंदर आपको लिखना है जी। ये आपको ध्यान रखना है। आगे समझ में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा मिलान करने वाला पहला है सरोजनी वर्दपन, ठीक है ना। तो सरोजनी वर्दपन है वो एक नर्सिंग व्यवसाय है, नर्सिंग व्यवसाय है। आपने देखा होगा कि एक सरोगेट मदर होती है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ सरोगेट मदर, सरोगेसी, जिसको सरोगेसी नाम से भी जाना जाता है, सरोगेसी। तो इसके अंदर क्या होता है कि सरोगेसी में कोई भी शादीशुदा कपल अपना बच्चा पैदा करने के लिए किसी महिला की कोख किराए पर ले सकता है, ठीक है ना। और सरोगेसी से बच्चा पैदा करने के पीछे कई वजह हैं, जैसे कि अगर कपल के अपने बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, महिला को जान का खतरा है, या फिर महिला कोई अपने खुद बच्चा पैदा ना करना चाह रही है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में सरोगेसी मदर होती है, उनको कुछ पेमेंट देना पड़ता है और उसके बाद में उनको उनकी कोख में बच्चा होगा, ठीक है ना। जैसे ओम और स्पर्म होंगे वो जो उनके कपल्स के होंगे, परंतु जो उनकी देखभाल होती है वो कोई दूसरी महिला करेगी, दूसरी महिला के बच्चा का देखभाल होती है वो दूसरी कोख में होगा, तो उसको बोलते हैं सरोगेसी। अब देखिएगा जो औरत अपनी कोख से दूसरे बच्चों को पालती है वो सरोगेट मदर के नाम से जाना जाता है, सरोगेट मदर के नाम से जाना जाता है। सरोगेसी में एक महिला और बच्चे की साथ रखने वाले कपल के बीच एक एग्रीमेंट किया जाता है
एक एग्रीमेंट किया जाता है। इसके तहत इस प्रेगनेंसी से पैदा होने वाले बच्चों के कानूनी माता पिता वो कपल होते हैं जो सरोगेसी कराई है ना, जो सरोगेसी करवाई है वो ही कपल माने पेरेंट्स माने जाएंगे। और एक अलग मदर होती, एक अदर लेडीज होती है जिसकी कोख में क्या किया जाता है, सरोगेसी किया जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए कि सरोगेसी क्या है। तो इसमें उस सरोगेसी वाली महिला को क्या मिलता है, पैसा भी मिलता है और वो बच्चे को पालती है। ठीक है ना, तो ये क्या है, एक नर्सिंग व्यवसाय है, बहुत सारे लोग करते हैं। नेक्स्ट है एसआईवी। क्या है, एक एसआईवी के अंदर एंटी रिट्रोथेरेपी देते हैं। क्या देते हैं, एंटी रिट्रोथेरेपी दी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं प्लेग। प्लेग क्या है, एक कृंतक है। ठीक है ना, तो प्लेग आपने देखा होगा कि प्लेग के अंदर, प्लेग किसके द्वारा फैलता है, प्लेग एक डिजीज है जिसमें अफेक्टेड ह्यूमन और मैमल्स, है ना, एनिमल को और ह्यूमन को दोनों को अफेक्ट करता है। और ये किस कारण से होता है, इट इज काज्ड बाय द बैक्टीरिया यर्सिनिया पेस्टिज। ये इंपॉर्टेंट है, प्लेग किसके द्वारा होता है, यर्सिनिया पेस्टिज के द्वारा होता है। ठीक है, तो यर्सिनिया पेस्टिज के द्वारा प्लेग फैलता है। इट इज़ यूजली गेट प्लेग आफ्टर बीइंग बिटन बाय ए रोडेंट फ्लाई। ये मतलब काटते हैं, ठीक है ना, ये बाइट करते हैं और उसकी वजह से स्प्रेड होता है। तो कोई भी जो ये बाइट करने वाले हैं ये ह्यूमन है, उनको करते हैं, अफेक्ट करते हैं। जैसे रेट है, चूहा है ना, तो उसकी वजह से कौन सी डिजीज फैलती है, प्लेग स्प्रेड होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये हो गया आपका प्लेग है, वो है कृंतक। उसके बाद में आयुष चिकित्सा प्रणाली है, ये एक क्या, वैकल्पिक विधि है, वैकल्पिक विधि है ना। वैकल्पिक जो चिकित्सा है, इसके अंदर जैसे अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट होता है, जो एलोपैथिक है, यूनानी है, योगा है, तो ये अपने जो दूसरा जो ट्रीटमेंट करवाता है उसके साथ साथ में ये भी किया जा सकता है, तो एक वैकल्पिक विधि है। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, तो ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कितने नंबर का है, 5वें नंबर का। तो इसके अंदर राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना ये कब आया था, 2008 के अंदर। ठीक है ना, तो इसका 2008 रहेगा। वंदे मातरम योजना, वंदे मातरम योजना 2004 के अंदर। नेक्स्ट है सेबिन पोलियो वैक्सीन है, सेबिन पोलियो वैक्सीन। देखो दो प्रकार के वैक्सीन आते हैं, एक तो आता है साल्क, एक आता है साल्क और एक आता है सेबिन। तो सेबिन जो वैक्सीन है, जो सेबिन वैक्सीन है कितने नंबर पे है, सेबिन 7 पे। 7 पे जो सेबिन वैक्सीन है वो क्या है, ओपीवी है, ओपीवी। और साल्क है वो क्या है, आईपीवी। ये ध्यान रखना है, ये साल्क है वो किल्ड है और ये क्या है, लाइव है। तो ये दोनों ही बातें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं तो पोलियो जो वैक्सीन है, तो एक वैक्सीन होता है साल्क, एक होता है सेबिन। तो ये अलग अलग साइंटिस्ट थे, इन्होंने अलग अलग वैक्सीन की खोज की थी। तो सेबिन है वो एक क्या है, ओपीवी है, ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन है। और जो आईपीवी देते हैं, आईएम देते हैं, वो क्या है, एक साल्क है। साल्क एक किल्ड वैक्सीन है और सेबिन है वो क्या है, एक लाइव वैक्सीन है। ठीक है, उसके बाद में ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं हेपेटाइटिस बी का जो टीका लगता है वो इंट्रामस्कुलर रूट से लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रीटमेंट के बाद का जो विसंक्रमण करते हैं, ट्रीटमेंट के बाद के जो विसंक्रमित करते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं, उसको सीमांत विसंक्रमण के नाम से जाना जाता है। जैसे ट्रीटमेंट के बाद डिसइंफेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं सीमांत विसंक्रमण। ठीक है, और उसके बाद में ट्रीटमेंट के समय जो डिसइंफेक्ट किया जाता है उसको बोलते हैं संगामी विसंक्रमण। ये दोनों ही ध्यान रखना है कि सीमांत विसंक्रमण कब कहलाता है और समांगी विसंक्रमण क्या कब कहलाता है। ठीक है, अब अपन करते हैं समराइज। समराइज के अंदर सबसे पहले में आपको क्या लिखना है, पहले में आपको लिखना है
दूसरे के अंदर आपको क्या लिखना है, ए। तीसरे में आपको क्या लिखना है, बी। चौथे में आपको क्या लिखना है, जे। पांचवे के अंदर आपको क्या लिखना है, जी। छठे के अंदर आपको क्या लिखना है, डी। सातवें के अंदर आपको क्या लिखना है, ई। आठवें के अंदर आपको क्या लिखना है, एफ। नौवें के अंदर आपको क्या लिखना है, एच। और 10वें के अंदर आपको क्या लिखना है, आई। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आज अपने 3 बड़े क्वेश्चन पढ़े जिसके अंदर आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप रेगुलर पढ़ते रहिएगा, आपकी क्लास रेगुलर आएगी। आज इतना ही, धन्यवाद।